इस राष्ट्र में महाराष्ट्र की स्थापना करने वाले देश के इतिहास के सर्वोच्च वीर शासकों में अग्रणी महाराज छत्रपति शिवाजी, मंच पर आसीन हमारे समाज के सम्मानित वरिष्ठजन, पालक और इस सभागार में उपस्थित माँ जीजाबाई की प्रतिमूर्तियों और शाहजी के वंशजों, मुझे आदेश हुआ कि आपको शिवाजी महाराज पर संबोधन देना है। अब शिवाजी महाराज का जीवन इतना विराट है, उनका व्यक्तित्व इतना विशाल है कि उसको शब्दों की लड़ियों में पिरोने का साहस मुझ जैसे छोटे व्यक्ति में तो नहीं है। और फिर ऊपर से संचालक ने 2 शब्दों में मुझे बांध दिया। हम लोगों की सुनने की क्षमता भी कम हो गई है। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूं कि अभी भी कुछ लोग मोबाइल और निजी गपशप में व्यस्त हैं। यानी कि साल भर में हमको एक दिन ऐसा मिला जिस दिन हमको सिर्फ शिवाजी का स्मरण करना चाहिए, उनके जीवन के बारे में सोचना चाहिए। यदि उस दिन भी हम उनके लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये शर्म की बात है। आज ही के दिन 1630 में जिन परिस्थितियों में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, आप और हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप उस समय की जो परिस्थितियां थीं, इतिहास के पन्ने जो पलटते हैं वो जानते हैं कि यदि शिवाजी महाराज उस समय अवतार ना लेते, मैं तो उन्हें अवतारी पुरुष मानता हूँ, देवतुल्य मानता हूँ, कि यदि शिवाजी महाराज इस देश में अवतार नहीं लेते तो आज आपके सिरों पर ये भगवा साफे दिख रहे हैं, इनके स्थान पर आप हरी चादर लेकर के बैठे होते। हमको शिवाजी के बारे में पढ़ाया ही नहीं गया। कभी कहा कि शिवाजी पहाड़ी चूहा था। वामपंथी साहित्यकारों ने शिवाजी को बहुत कम करके आंका। अकबर उनके लिए महान था। जिनको अकबर महान लगता है, संभवतः उनके पुरखों में कहीं कोई गड़बड़ी हुई होगी डीएनए की, इस कारण वो हिंदू होकर भी अकबर को महान मानते हैं। शिवाजी का पूरा जीवन एक संघर्ष की कहानी है, और वो संघर्ष केवल भोसले परिवार के लिए नहीं हुआ था, वो संघर्ष सिर्फ मराठों के लिए भी नहीं हुआ था, क्योंकि उनके पिता शाहजी वो तो खुद बीजापुर सल्तनत के अंतर्गत उसकी, यदि एक शब्द में कहा जाए कि उसकी दास्ता को स्वीकार कर चुके थे। शाहजी, उनका जो जीवन रहा, उनके समकक्ष जितने भी राजा महाराजा हुए, उनका जीवन भी ठीक वैसा ही था। लगातार गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए, गाय को माता मानते थे, लेकिन आंखों के सामने गायों का वध होता था। मुस्लिम आक्रांता और उनकी सेनाओं के लिए गाय का मांस परोसने के लिए जब गाय उनकी आंखों के सामने काटी जाती थी। आज भी यदि आप जाते होंगे तो हमारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया जाता था। यह सीधा सीधा हमारे हिंदू धर्म पर प्रहार था, और इन प्रहारों को सहते सहते हमारा उस समय का नेतृत्व
मुस्लिम आक्रांताओं की गुलामी को स्वीकार करके इतना आत्मशून्य हो गया था कि वो यह कल्पना भी नहीं कर पाता था कि इस देश से कभी हम मुस्लिम शासकों को उखाड़ कर भी फेंक पाएंगे। और ऐसे समय में शिवाजी महाराज अवतार लेते हैं। आज बहुत अच्छा जुलूस निकला, युवाओं ने काफी शौर्य और उत्साह का प्रदर्शन किया। आज भी हम चाहते हैं कि शिवाजी पैदा हो, लेकिन जब शिवाजी आप पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए माताओं को भी जीजाबाई बनना पड़ेगा। यदि आपके आदर्श कैटरीना कैफ होंगे या आपके आदर्श आज जिस प्रकार का चलन चल पड़ा है दूरदर्शन पर, टेलीविजन पर, जिस प्रकार के नाटक नौटंकी आते हैं, उनको यदि आप आदर्श मानेंगे तो आपकी अगली पीढ़ी सिर्फ ठुमके लगाने का काम करेगी। तो शिवाजी यदि पैदा करना है तो उसके लिए जीजाबाई भी बनना पड़ेगा, क्योंकि शिवाजी के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव जीजा माता का पड़ा था। शाहजी तो अक्सर युद्ध और राजकाज में व्यस्त रहते थे। इतिहास के जानकार बताते हैं कि शाहजी का बहुत कम समय शिवाजी को मिला। जीजाबाई शिवाजी को जब पालती थी तो सोते समय और उठते समय उनको लोरियां नहीं सुनाती थी, उनको रामायण और महाभारत के दृष्टांत सुनाए जाते थे, उनको हमारे महापुरुषों की कहानियां सुनाई जाती थीं। और उसका परिणाम यह हुआ कि जब शिवाजी 10 वर्ष के थे, उस समय अपने पिता के साथ जब वो मुगल सम्राट के सामने पहुंचे और पिता ने मुगल सम्राट को झुक कर के अभिवादन किया तो शिवाजी तने तनाए खड़े रहे। शिवाजी ने रास्ते में लौटते समय प्रश्न किया। इस गुस्ताखी के लिए सुल्तान से उनके पिता माफी मांग चुके थे, यह कहकर के कि शिवा तो छोटा है, अभी यह राजकाज की नीति नहीं जानता। शिवाजी ने उनसे प्रश्न किया कि पिता आप इस व्यक्ति के सामने झुके क्यों? हम गाय को माता मानते हैं और ये गायों को काट के मांस खाते हैं उसका। आप इसे अपना सम्राट स्वीकार कीजिए, लेकिन मैं सम्राट स्वीकार नहीं करूंगा। और 15 वर्ष की आयु में उन्होंने जो आग उनके मन में धधक रही थी और जो संकल्पना उन्होंने 30-35 वर्षों के बाद पूरी की, उसकी शुरुआत करने का सपना उस उम्र में संजो लिया था जिस उम्र में बच्चे अपनी गली से बाहर निकलना नहीं सीख पाते। 15 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र की मावला जाति, जिसको लुटेरा कहा जाता था लेकिन वो शूरवीर थी, अनेक वामपंथी साहित्यकार मावलों को लुटेरा बोलते हैं। अक्सर हमारे देश में जो शूरवीर जातियां रही हैं उनको इसी प्रकार से लांछित किया गया, लेकिन शिवाजी ने मावलों को इकट्ठा किया। मावलों की मुट्ठी भर सेना उनके नेतृत्व में जब इकट्ठा हुई, लेकिन शूरवीर लोगों का, पराक्रमी लोगों का वो समूह जब गढ़ विजय की शुरुआत करता है तो सबसे पहले तोरण विजय अपनी धाक और धमक से ही जीत लेता। शिवाजी ने अपने जीवन में 360 से अधिक किले जीते। कुछ जगह वो रुके, कुछ जगह वो झुके भी, कुछ जगह संधि भी की, लेकिन स्वाभिमान को कभी गिरवी नहीं रखा उन्होंने। जिंदा कौमें कभी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करती, लेकिन जिनके जमीर मर चुके हैं वो कई बार समझौते करते हैं। और एक के बाद एक युद्ध करते हुए राष्ट्र में महाराष्ट्र की स्थापना जिस व्यक्ति ने कर दी उसका नाम है शिवा। हमको इस बात का गौरव होना चाहिए कि हम इस शिवाजी के वंशज हैं, वीर शिवाजी के वंशज हैं। हम उस सम्मानित सम्राट के
अग्रज हैं, संतति हैं, जिन्होंने विश्व में अपनी वीरता का लोहा मनवाया। आपको हैरानी होगी, शिवाजी के बारे में भारत में तो बाद में लिखा गया, उससे पहले 1666 में फ्रांस के इतिहासकार ने शिवाजी पर जीवनी लिख दी थी और उन्हें विश्व का सबसे पराक्रमी राजा निरूपित किया था। आज भी हम अपने घरों में शिवाजी की कहानियां शायद नहीं सुना पाते होंगे, क्योंकि जो शाहजी यहाँ बैठे हैं उन्हें अपने व्यापार व्यवसाय से फुर्सत नहीं मिलती होगी और जीजा माताओं को अपने निजी काम से और बाकी जो नई नई परंपराएं चल पड़ी हैं उसके कारण समय नहीं मिलता होगा। तो फिर शिवाजी कैसे पैदा होंगे? शिवाजी ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, शिवाजी एक विचार है। और ये विचार जीवित रहे। हमारे पुरखों को शायद मालूम था कि मनुष्य की आदत भूलने की है और इसीलिए हर 365 दिन में बारंबार कुछ कार्यक्रमों को दोहराया जाता है। शिवाजी जयंती भी हर वर्ष पड़ती है और इसीलिए पड़ती है कि हम शिवाजी को कहीं भूल ना जाएं, उनके आदर्शों को हम भूल ना जाएं। शिवाजी ने मराठों को संगठित मराठों के लिए नहीं किया। शिवाजी भोंसले परिवार की वंशावली भी आगे राजशाही में नहीं बढ़ाना चाहते थे और इसलिए शिवाजी ने उस समय जो युद्ध हुआ करते थे, चूंकि उनका पूरा जीवन युद्ध में बीता, इसलिए युद्ध का प्रसंग बार बार आता है। युद्ध की उस समय नीति हुआ करती थी, जो शतरंज खेलते हैं वो जानते हैं कि युद्ध किस तरह लड़े जाते थे। और जिस प्रकार शतरंज की मोहरें होती हैं, पैदल, घोड़ा, हाथी, ऊंट, वजीर, राजा, तो वजीर मर जाता था तो आधी सेना हार मान लेती थी और राजा मर जाता था तो पूरी सेना हार मान लेती थी। शिवाजी ने इस युद्ध की जो वैशिष्ट्य है इसी में ही परिवर्तन कर दिया। उन्होंने चेन ऑफ कमांड, अष्टप्रधान, ये एक नया सिस्टम लागू किया और इस कमान को सर्वोच्च शक्तियां प्रदान की, जिसका सीधा अर्थ था कि युद्ध में जो सबसे आगे है, यदि वो शहीद भी होता है तो उसके पीछे वाला व्यक्ति भगवा ध्वज को हाथ में ले लेगा। और इस प्रकार युद्ध के मैदान में एक भी अंतिम मराठा जब तक जीवित है तब तक मराठा हार नहीं मानेगा, भगवा ध्वज नहीं झुकेगा। और इस नीति के कारण शिवाजी ने कई युद्ध तो बिना लड़े जीते थे। औरंगजेब से शिवाजी का कई बार युद्ध का प्रसंग हमको पढ़ने मिलता है। वो अलग अलग प्रकार के सेनापतियों को लड़ने के लिए भेजता था। और शिवाजी, आज शिवाजी शायद पहले से ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि शिवाजी की नीतियों को वर्तमान सरकार भी लागू कर रही है। औरंगजेब नहीं चाहता था कि शिवाजी अपने साम्राज्य को विस्तार दें, लेकिन शिवाजी की जिद थी कि मैं इन मुगलों की, इन मुस्लिम आक्रांताओं की, लुटेरों की गुलामी को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और एक एक करके वो औरंगजेब द्वारा भेजे जाने वाले जितने भी लड़ाके थे सबको उदाहरण बनाकर के वापस भेज देते थे। तो शाइस्ता खान का एक उदाहरण मिलता है कि जब वो युद्ध के लिए आया तो शिवाजी ने उसकी उंगलियां काट करके और उदाहरण बना करके भेजा था कि अब जा, अब तू दिल्ली की गद्दी पर जब बैठेगा
तो तेरी कटी उंगलियां तुझे रोज याद दिलाएंगी कि तेरा पाला किससे बड़ा था। तो ऐसे शूरवीर शिवाजी की हम संतति हैं, हम संतान हैं। उनके कई प्रसंग और भी मिलते हैं। अभी हमारे पूजनीय राजन गुरु जी ने कहा कि मराठा समाज में कई नेता हैं, लेकिन वो आपस में लड़ने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। मैं समझता हूं उन्होंने गलत नहीं कहा, और मेरा ये भी मानना है कि हम भी समाज के संचालन में शिवाजी की नीतियों का उपयोग करें। शिवाजी ने मराठा सेना संपूर्ण हिंदू समाज की रक्षा के लिए बनाई थी, और उनके विश्वस्त साथियों में सभी जातियों के लोग हुआ करते थे, यानी जिन्हें हम अनुसूचित जाति कहते हैं, उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी उनके विश्वस्त साथियों में शामिल थे। एक उदाहरण है उनके जीवन का कि जब अफजल खां से उनका सामना हुआ, अफजल खां का प्रसंग कई बार सुन रखा, बहुत विस्तार से उस पर नहीं प्रकाश डालूंगा। अफजल खां 1,20,000 सैनिकों की सेना के साथ में लड़ने के लिए आया था, और शिवाजी ने कूटनीति से उसको हरा दिया। उन्होंने संधि के लिए समझौता भेजा, और उस समझौते पत्र के साथ में एक बहुमूल्य उपहार भी दिया ताकि अफजल खां को वो अपने विश्वास में ले सकें, और उसके परिणाम स्वरूप अफजल खां ने उनको वार्ता के लिए अपने कैंप पे बुलाया। उस समय उनके प्राणों की रक्षा करने वाला सबसे विश्वस्त साथी था जीवा, और जीवा अनुसूचित जाति से आता था। एक महाला जाति है, अनुसूचित जाति में शामिल है। दूसरा प्रसंग है आगरे के किले में जब शिवाजी को बंदी बना लिया गया, तो इतिहास में उनको वहां से छूटकर आने की कई अलग अलग कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो फूलों की फलों की टोकरी में आए थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उनका एक डुप्लीकेट था, उसको उन्होंने अपने शयन कक्ष में अपने आभूषण पहना के बिठाल दिया और बीमारी का अभिनय किया और वेश बदल करके वहाँ से निकले। कहानी जो भी हो, लेकिन वहाँ उनको उस कैद से निकालने वाला व्यक्ति जाति से मेहतर था, मदारी। अनेक युद्धों में चूंकि शिवाजी कूटनीति के बड़े जानकार थे, अनेक युद्धों में वो नकली शिवाजी बना करके भेजते थे, और वो विश्वस्त साथी का नाम था शिवा काशिफ। वो जाति से नाई था। यानी मराठा होने के बाद भी, मराठा सम्राट होने के बाद भी उन्होंने केवल मराठों के लिए ऊर्जा नहीं लगाई, यानी संपूर्ण समाज, क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि एक समृद्ध राज्य के प्रशासन के लिए, संचालन के लिए सभी जातियों का उसमें समन्वय जरूरी है। और जब 1674 में उन्होंने एक बड़े भूभाग पर मराठा शासन की स्थापना कर दी थी, तब भी उनके मन में मराठा साम्राज्य स्थापित करने का विचार भी नहीं आया। उन्होंने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की,
और उस साम्राज्य के सफल संचालन के लिए 8 सदस्यीय मंत्रिमंडल भी बनाया। आज भी शिवाजी का जो राज का संचालन की जो प्रक्रिया थी उसको वर्तमान सरकारें सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए उपयोग करती हैं। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण करते हुए शासन का संचालन करने का यह काम और यह प्रयोग सबसे पहले भारत में शिवाजी ने किया था। अष्टप्रधान दल उन्होंने बनाया था। पेशवा उसके मुख्य हुआ करते थे। पेशवा को महाराज के बाद सारी शक्तियां प्राप्त थी। अमात्य हुआ करते थे। अमात्य का काम वित्त का प्रबंधन करना होता था। पंडित हुआ करते थे जो धर्म और धर्म से संबंधित कामों का लेखा जोखा रखते थे और संचालन करते थे। सेनापति हुआ करते थे। आज हम उसको गृह मंत्री और रक्षा मंत्री कह सकते हैं। मंत्री हुआ करते थे। मंत्री का काम राज्य की व्यवस्था के संचालन में राजा का सहयोग करना हुआ करता था। एक सचिव होता था कि राजकीय मुद्रा और पत्रों का व्यवस्थित वो संचालन करे, और एक न्यायाधीश होता था जिसको न्याय करने की शक्तियां प्रदान की गई थी। तो ऐसा सफल संचालन महाराज शिवाजी ने किया। अब मैं विषय पर दोबारा आता हूं, समाज को लेकर के, क्योंकि समाज कई घटकों से मिलकर के बनता है। सभी प्रवृत्तियों के, सभी वृत्तियों के लोग उसमें होते हैं, और सर्वाधिक टीका टिप्पणियां वही करते हैं जो कुछ करते नहीं हैं। आज एक लंबे समय के बाद में गुना में मराठा समाज ने एक गौरवपूर्ण आयोजन किया है। युवाओं की टोली इसके लिए बधाई की पात्र है। हमारे कृष्णराव आपसे, मुन्नू दादा जैसे लोग और भी समाज के वरिष्ठ लोग, सबके नाम लेना यहाँ संभव भी नहीं है। उनके मार्गदर्शन में आज गुना शहर ने मराठा समाज का एक भव्य आयोजन देखा है। हम सदैव इस अनुभूति को अपने मन में रखें कि हम शिवाजी के वंशज हैं। इसलिए हमारी कार्यप्रणाली में, हमारी भाषा में, हमारी शैली में, हमारे सार्वजनिक जीवन में शिवांश दिखना चाहिए, क्योंकि शिवाजी तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन शिवांश सब में हो सकता है। मराठा कहीं यदि खड़ा है तो कमजोरों को यह लगना चाहिए कि मराठा मेरे साथ में खड़ा है। जब तक ये खड़ा है मेरे साथ अन्याय नहीं होगा। मराठा होने का अर्थ ये नहीं है कि सूरज अस्त और मराठा। जब तक हम कमियों पर चर्चा नहीं करेंगे तब तक हम सुगठित और सुसज्जित समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप इतिहास पढ़िए। भगवा साफे पहने हम यहां खड़े हैं। इस भगवा की शान, आन बान के लिए हम क्या कर सकते हैं? मराठा वो कौम रही है जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक भगवा लहराया है। अभी कुछ दिन पहले पानीपत यात्रा गुना आई थी, लेकिन मैं ऐसे दुर्भाग्य कहूंगा कि हम इतने सारे मराठा होने के बाद भी पानीपत की गौरव गाथा को आम जन तक नहीं पहुंचा पाए।
हमने उस यात्रा को पुष्प वर्षा का एक माध्यम बना करके छोड़ दिया। मैंने आयोजकों तक भी ये संदेश पहुंचाया कि आप इतनी लंबी यात्रा निकालते, कम से कम एक पत्रकार वार्ता करके या एक जिला मुख्यालय पर एक सभा करके इतना तो बताओ कि मराठों का इस पानीपत यात्रा में क्या योगदान रहा, इस पानीपत के युद्ध में क्या हुआ था। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। एक कविता मराठों के शौर्य को लांछित नहीं कर सकती, और जो ये कविता पढ़ते हैं वो एक बार पानीपत का युद्ध और उसकी कुछ घटनाएं भी पढ़ लें। 1 लाख मराठा योद्धा उसमें शहीद हुए थे, और तब ये कहा गया था कि महाराष्ट्र का शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसकी महिलाओं की चूड़ियां ना फूटी हो। और उस युद्ध में सिंधिया वंश ने भी 8 रत्न खोए थे। उस प्रतिशोध की ज्वाला को लेकर जब महाजी सिंधिया निकले तो उन्होंने ये संकल्प लिया कि भारत की भूमि पर अब एक भी अफगान जीवित नहीं बचेगा, और इसका परिणाम भी देखने मिला कि पेशवा से अनुमति लेने के बाद जब वो हिंदुस्तान को अफगान विहीन करने के लिए निकले तो हाहाकार मच गया, और भारत की भूमि से एक एक अफगान का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया गया। ये गौरव की गाथाएं हम अपने बच्चों को क्यों नहीं सुनाते? हम क्यों नहीं चाहते कि हमारे बच्चे शिवाजी महाराज जैसे बने, तानाजी जैसे बने? हमारे समाज में महापुरुषों की कमी है क्या? क्यों हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है डांस कंपटीशन में ही जाए और बहुत बेहतरीन डांसर बने? आजकल मैं देख रहा हूं कि नचैया गवैया बनाने का एक नया चलन शुरू हो गया, और इस पर यदि रोक नहीं लगी तो निश्चित मानिए कि फिर वही युग शुरू होगा जो 1600 शताब्दी के पहले था। आखिर हम कहां जा रहे हैं? मैं चाहता हूं कि यहां इस सभागार में बैठे हुए सभी लोग कुछ पलों के लिए इस बात का चिंतन करें कि हम आखिर कहां जा रहे हैं। हम आखिर अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? हम क्या बन गए? समाज के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों से भी यह प्रश्न है कि समाज के लिए उन्होंने क्या किया। गुना में मराठा समाज का कार्यक्रम करने के लिए एक छोटा सा हॉल भी हम नहीं बना पाए। ये प्रश्न चिन्ह सब पर है। अभी मुझे एक मंदिर निर्माण की बैठक में बुलाया गया, विवाद की स्थिति थी, वहां शुरुआत हुई। लोगों का सोच ही गरीब हो गया है कि मंदिर बनना है। किसी ने कहा कि 20 लाख रुपए का एस्टीमेट बनेगा। 20 लाख रुपए के एस्टीमेट पर चर्चा शुरू हो पाती। इसी बीच जो गरीब मानसिकता के लोग होते हैं, क्योंकि बातें दो हैं, एक तो गरीब होना और दूसरा मानसिकता से गरीब होना। तो जो गरीब मानसिकता के लोग थे उन्होंने कहा कि 20 लाख का एस्टीमेट बनाने की क्या जरूरत है? मंदिर तो टीन शेड में भी बन सकता है, शिव की पंचायत भी बिठा ली जा सकती है। कुछ देर तो मैंने सुना और मैंने उन गरीब से कहा जो ये प्रस्ताव ले रहे थे कि 501 की रसीद कटवा लो, 1001 की रसीद कटवा लो। बहुत देर तक हम सुनते रहे। थोड़ी देर बाद मैंने उनसे प्रति प्रश्न किया। मैंने कहा अभी यहाँ से जाते समय मोटरसाइकिल गिर जाने से आपकी टांग टूट जाती है
और उसमें 20,000 रुपये का खर्च होता है, तो क्या आप 20,000 रुपये खर्च करेंगे अथवा टूटी टांग के साथ में ही घूमते रहेंगे? ये सोचने की बात है कि हम कितने ही गरीब क्यों ना हो, यदि हमारी टांग एक्सीडेंट में टूट जाएगी तो हम 20,000 25,000 भी खर्च करेंगे, लेकिन मंदिर के लिए हम 501 की रसीद ही देंगे। समाज की जब बात आएगी तो हम 501, 1100, 2100 दे करके ही अपनी उस महायज्ञ में आहुति देना मान लेंगे। इस सोच को बदलना होगा, और ये सोच तब बदलेगी जब मन में शिवाजी जैसा भाव होगा। अरे सपने देखना है ना, तो गरीब मानसिकता के लोग सपने में भी सूखी रोटी चटनी के साथ खाते हैं। यानी उनकी मानसिकता इतनी गरीब होती है कि सपने में भी वो मटर पनीर की सब्जी नहीं खा पाते। इस सोच को बदलना होगा। आज शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर यहाँ हम सब लोग बैठे हैं। समाज को कुछ देने की शुरुआत राजेंद्र गुरुजी ने की है। 1 बीघा जमीन वो देने वाले हैं, और आगे उन्होंने ये भी कहा कि समाज उस पर मिलकर के भवन बनाए, और नहीं बनता है तो वो भी वो बनाकर देने वाले हैं। इस का जो दूसरा जो उन्होंने हिस्सा कहा, ये सभी पर सवाल है कि क्या हम अपने उस 1 बीघा के भूखंड पर अपने दान से, अपने सहयोग से, अपनी समर्पण राशि से एक भवन भी नहीं बना सकते? क्या हम केवल यहाँ जयंती मनाएंगे? जयंती मनाने के बाद में कार्यक्रम के अंत में भोजन करेंगे, और भोजन के बाद में हम क्या घर जाकर के केवल इसी बात की समीक्षा करेंगे कि उनका भाषण बहुत अच्छा था, भोजन में ये कमी थी, फलानी काकू ये पहन के आई थी, ढिकाने काका ने ऐसा कहा था? क्या इसके लिए ये आयोजन है? आखिर इस आयोजन की मंशा क्या है? इस आयोजन की मंशा है कि यहाँ जो जीजा माताएं बैठी हैं, ये अपने में जीजांश पैदा करें। तेरा नंबर आएगा ना? जो युवा जहाँ बैठे हैं, ये अपने में शिवांश पैदा करें। क्योंकि जब ये शुरुआत होगी, जब शुरुआत अच्छी होगी, तो फिर कारवां भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगा। क्योंकि कुछ कौमें जन्मजात राजा होती हैं। मराठा सिंहत्व को प्राप्त कौम है। ना अभिषेको न संस्कारा सिंहस्य क्रियते बने, विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। हम अपने पौरुष से, पुरुषार्थ से राजा हुए। शिवाजी अपने पुरुषार्थ से राजा हुए। शाहजी की दास्तां की जंजीरों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने उससे आगे निकल करके बात की, लेकिन कभी उन्होंने आदर्शों के साथ समझौता भी नहीं किया। हिंदवी साम्राज्य की घोषणा और छत्रपति का अलंकार उन्होंने तब स्वीकार किया जब शाहजी की मृत्यु हो चुकी थी। आज मैंने शुरू में ही कहा कि शिवाजी का जीवन इतना विराट है कि उसको शब्दों की लड़ियों में 20-25 मिनट में पिरोना ये आसान काम नहीं है। लेकिन एक लाइन में शिवाजी वह विचार है जिसके कारण हिंदुस्तान में हिंदुत्व जीवित हुआ। शिवाजी को उदाहरण मान करके बाद में दुर्गादास राठौर ने राजस्थान से मुस्लिम आक्रांताओं को खदेड़ना शुरू किया। अन्य राजाओं ने उनका उदाहरण लेकर के अपने मन में जो टूटा हुआ स्वाभिमान था, लुटा हुआ उनका जो जमीर था, उसको उन्होंने पुनर्जीवित किया अपने स्वाभिमान को, और उनमें यह विश्वास पैदा हुआ कि हाँ, हम इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ सकते हैं। तो ऐसा विश्वास जगाने वाला नाम शिवाजी है। आज मैं अपने युवा साथियों से यह भी कहना चाहता हूं
कि अगला आयोजन इससे भी 10 गुना भव्य किया जाए। आलोचना की चिंता किए बगैर जो कमियां इस बार रह गई हो उनमें सुधार करते हुए हम भव्यता और दिव्यता के साथ में अगली शिवाजी जयंती मनाएं। और उससे पहले हम एक जिंदा कौम है, इसका एक उदाहरण किसी न किसी रूप में अपने शहर में हम प्रस्तुत करें। बार बार संगठन के लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं वो सारे प्रयोग करें। मातृशक्ति का कोई सम्मेलन आयोजित हो सकता है तो ऐसा सम्मेलन आयोजित करें। वरिष्ठ जनों से मार्गदर्शन लेने के लिए उनका कोई कार्यक्रम आयोजित हो सकता है तो वो कार्यक्रम आयोजित करें। युवाओं के लिए कोई प्रेरणादायक हम कुछ कर सकते हैं तो वो करें। और मैं यहाँ पर एक बात और आपको बता दूं, विश्व का एक संगठन है हिंदुओं के लिए काम करने वाला, विश्व का सबसे बड़ा संगठन। वो सिर्फ मराठाओं का संगठन नहीं है, हिंदुओं का संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और संघ सिर्फ 6 उत्सव मनाता है। उन 6 उत्सवों में किसी राजा को साक्षी मानकर यदि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू संगठन कोई त्योहार मनाता है तो वह त्योहार है हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव। लेकिन हम सिर्फ शिवाजी जयंती मनाते हैं। हम एक प्रयोग कर सकते हैं क्या कि हम हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव भी मना सकते हैं। कार्यक्रम की बारंबारता जितनी होगी समाज उतना सुगठित होगा, उतना संगठित होगा। और संगठन इतनी आसानी से नहीं होता, संगठन करना भी एक तपस्या है। और जिस प्रकार तपस्वियों को कई प्रकार की आसुरी शक्तियां परेशान करती हैं, इसी प्रकार संगठन के काम में लगे लोगों को भी आसुरी प्रवृत्ति के लोग परेशान करेंगे। उनके रहते हुए, उनके विरोध करने के बाद भी हम पूरी ताकत के साथ में अपने मराठा समाज के साथ साथ हिंदू समाज को भी दिशा देने के लिए कोई कार्यक्रम करें। हिंदू साम्राज्य दिवस का एक अवसर हो सकता है, क्योंकि अभी हमने शिवाजी जयंती मनाई तो कुछ मुट्ठी भर मराठा यहाँ बैठे हुए हैं। आज हम फिर चुप गए पूरे समाज को ये बताने के लिए कि शिवाजी कितने महान थे। तो हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव में क्या हम बाकी समाज के लोगों को भी बुला सकते हैं? नेतृत्व उसका मराठा समाज की युवा टीम बुजुर्गों के मार्गदर्शन में करे, ताकि हम जिंदा कौम है, हमने हिंदुस्तान में हिंदुत्व को बचा करके रखा। और मैं फिर उसी बात पे आता हूँ कि आज ये भगवा सांसें हमारे सिर पर दिख रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए दिख रहे हैं कि शिवाजी इस देश में हुए थे। इस परंपरा को कायम रखने के लिए हम नित नए प्रयोग करें। और अगर कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, अपने युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि चाहे पथ में शूल बिछाओ, चाहे ज्वालामुखी बसाओ, किंतु मुझे जब जाना ही है तलवारों की धारों पर भी अपने पैर बढ़ा लूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बोलिए शिवाजी महाराज की। भारत